हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। तो सबसे पहले आप सभी लोग को बहुत सारी बधाइयाँ। आज आपके क्लास 10th की पूरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब आज आप रिलैक्स फील कर रहे हो, तो आपको किसी तरह की भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई ऐसा गया, एग्ज़ाम ऐसा हो गया, यू नीड नॉट टू वरी। अब आपको फोकस करना है टर्म 2 के एग्जामिनेशन में, ताकि जो आपने टर्म 1 में गलती की उसको आप दोबारा रिपीट ना करें, और टर्म 1 में जिस जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए तो आप उसको इन्हांस कर सके टर्म 2 में, सो कैन यू कैन ग्रो अप एंड फाइट अप लाइक अ विनर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डायरेक्टली मूविंग टू दी क्लास 10 सोशल साइंस सिलेबस। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के टर्म 2 के सोशल साइंस सिलेबस। तो देखते हैं। सबसे पहले टर्म 2 में, जैसा कि आपको पता होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 40 नंबर, जिसमें आपके 4 यूनिट से 10-10 मार्क्स कवर होंगे। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो हिस्ट्री की बुक है उसमें से 10 मार्क्स आएंगे आपको। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया टू जो ज्योग्राफी के, उससे भी 10 मार्क्स आएंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटी से आएंगे 10 मार्क्स, और इकोनॉमी से 10 मार्क्स आएंगे। सो ओवरऑल आपको 40 मार्क्स आएंगे पूरे पेपर में। नेक्स्ट, तो अब हम लोग मूव करते हैं हिस्ट्री की ओर। सो यहाँ आप देख सकते हैं आपके हिस्ट्री की बुक भी शो की हुई है। और अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हैं जो टर्म 2 में आएंगे, और कौन कौन से मैप वर्क्स हैं जो टर्म 2 में आएंगे। तो पहला टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर हमारा शोषण करने लगे तो देश के अंदर, हम लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का फीलिंग ग्रो किया। मतलब पहले हम एक नेशनलिज्म का फीलिंग अपने अंदर नहीं ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन जब फॉरेन इन्वेजन होने लगा, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, तो हमारे अंदर नेशनलिज्म ग्रो कर गया। तो इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें सबसे पहले होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपस में कैसे जो डेवलप्ड नेशन खुद को बोलते थे कि हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, आपस में ही लड़ पड़े। उसका बाद खिलाफत मूवमेंट हो गया टर्की वाले मैटर पे। फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ जो हमारे गांधी जी ने लीड किया था। इन सब को हम इसमें कवर करेंगे। और दूसरा पोर्शन इसमें आ जाता है डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट। अब डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट में, कि ये जो हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं नेशनलिज्म का या फिर किसी तरह का नन कॉपरेशन का, सिविल डिसोबीडियंस का, कुछ भी, तो उसका रीच कहाँ कहाँ तक हुआ, शहर में, टाउन्स में उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ, विलेजेस में उसका क्या प्रभाव हुआ, एक पार्टिकुलर ट्री प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनमें इस नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या प्रभाव हुआ। क्योंकि हर आदमी एक तरह रिएक्ट नहीं करता है, तो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे टू अ पार्टिकुलर सिचुएशन। तो ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में। और तीसरा जो है वो हमारा है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम लोग नमक कानून वाला भी बोलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने डांडी से अपनी यात्रा शुरू की थी, और जो ब्रिटिशर ने सॉल्ट लॉ बनाई थी कि आप नमक नहीं बना सकते, उसका विद्रोह किया था। और कैसे विद्रोह किया था, समुद्र के तट पर नमक बना के। ठीक है। और तीसरा हो गया द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो भी इसी में, वी ऑल आर कलेक्टिव, द कंसेप्ट ऑफ अ नेशन। अब हम देखते हैं मैप वर्क्स। तो मैप वर्क्स आप कवर कर सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जैसे हो गए, कलकत्ता सेशंस से आप आएंगे, फिर जो कि सितंबर 1920 में आया था, नागपुर सेशन हो गया, फिर मद्रास सेशन हो गया। सिम बेसिकली इसमें आपको बस मैप में डिनोट कर देना कि ये पॉइंट्स कहाँ थे। ये मैप वर्क जो है वो आपको ओवरऑल हिस्ट्री से कौन कौन से मैप वर्क आएंगे वो बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब दूसरा जो टॉपिक हो गया मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये टॉपिक जो है आपके टर्म 2 में नहीं आएंगे। ध्यान से सुन लो बच्चों, ये टॉपिक आपके टर्म 2 में नहीं आएंगे। ये बस आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है, जो कि पीरियोडिक टेस्ट में होगा। तो इस टॉपिक को आप टर्म 2 के बोर्ड के मद्देनज़र में नहीं देखेंगे। अब आता है हमारा इस मैप वर्क। तो मैप वर्क में आपको और क्या क्या पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो थे हमारे नेशनल मूवमेंट में, जैसे चंपारण, आपको पता ही होगा, इंडिगो प्लांटर जो था, नील की खेती करने वाले, उन लोग से बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता था, तिनकठिया प्रणाली, सब कुछ इसी में आता था। दूसरा हो गया खेड़ा, खेड़ा में भी पीजेंट था,
फिर तीसरा हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सत्याग्रह जो था। फिर अमृतसर में आप जानते ही जालियांवाला बाग जनरल डायर वाला केस। फिर चौरी चौरा आप जानते हैं यूपी में जो हुआ था, जो थाना को जला दिया गया था। फिर दांडी मार्च आप जानते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत हुआ था, जहाँ पे सब लोग निकल पड़े थे नमक बनाने। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपको चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही आपके बोर्ड में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी में, तो पहला जो टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपके टर्म 2 में नहीं आएगा बच्चों। ये बस आएगा आपके इंटरनल असेसमेंट में या फिर पीरियोडिक टेस्ट में। अब मैप पर कुछ कुछ आप लोकेट कर लीजिएगा अपने उसमें। जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट का क्या होता है? पावर प्लांट का काम तो यही होता है ना, इनपुट लेके आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हो गए। थर्मल मतलब क्या? हीट एनर्जी, कोल को जला के जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे। तो सिंगरौली हो गया, रामागुंडम हो गया, नामरूप हो गया, ये सब आपको डोनेट करने हैं। फिर दूसरा हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें यूरेनियम का यूज़ हो गया, थोरियम, ये सब मॉडरेटर हो गया, हैवी वाटर, डीटीओ, सब आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल लोड। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको नरोरा हो गया, ककड़ापाड़ा हो गया, तारापुर हो गया, कलपक्कम, इन सबको मैप में डिनोट कर देना है। तो मैप वर्क आपके जो मैं बता रहा हूँ वो पूरे टर्म 2 फाइनल के लिए हैं, इसलिए मैप वर्क आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब आया थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है दूसरा, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है कि एक आप इनपुट लेते हैं, उससे आउटपुट जनरेट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम पेपर बनाते हैं तो उधर से लकड़ी लिए ना पेड़ का काट काट के, और उसके बार्क ऑफ द ट्री से हम फिर पेपर बना दिए, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। या फिर आयरन लिए, आयरन से हम पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दिए, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है नेशनल इकोनॉमी। जैसे देखते हैं आप कि चाइना ग्रो कर रहा, क्यों कर रहा? क्योंकि उसके आसपास हैवी हैवी इंडस्ट्रीज है। जापान, जर्मनी, ये सब ग्रो कर अपनी इंडस्ट्रीज के दम पे। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब हमको इसमें यह पढ़ना होगा कि इंडस्ट्री का जो लोकेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा इंडस्ट्री यहाँ होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप कहीं भी इंडस्ट्री लगा दोगे, तो वो सब फैक्टर पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को हम वेट के अनुसार, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार, सब स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एमएसएमई सब सेक्टर के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसी तरह स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या हो गया। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो गया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा या बाई प्रोडक्ट निकल रहा, तो वो जाके धुआं जो निकलेगा वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया। या फिर जो बाई प्रोडक्ट है वो आपका जाके नदी में मिक्स हो गया, जिसको फर्दर एनिमल्स या ह्यूमन ड्रिंक करते हैं या यूज़ करते हैं, तो उनका बॉडी फर्दर इंटॉक्सिकेट हो जाता है। तो हमको पढ़ना होगा फिर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके लिए हमको वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना होगा, सिंपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो गैसियस वेस्ट है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए। उसके बाद आ गया हमारा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं तो हमको लोकेशन भी तो पढ़ना होगा ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, तो वो हम पढ़ेंगे मैप वर्क में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स जैसा हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ये कहाँ कहाँ है? मुंबई में है, इंदौर में है, सूरत में है, कानपुर में है, कोयम्बटूर में है। और दूसरा हो गया आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, तो ये हमारे दुर्गापुर में है, अपने बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर में है, भिलाई में है, विजयनगर में है, सलेम में है। उसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है एक हब टाइप का, जहाँ बहुत लोग आके सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जाता है और सर्विसेज सेक्टर को एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है आप तो जानते ही होंगे। सबसे फेमस है अपना बेंगलुरु, फिर नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो इन सबको हम मैप पे लोकेट कर लेंगे ताकि एग्जाम में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आ जाता है हमारा इकोनॉमी सेक्शन, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये हम ज्योग्राफी के अंडर क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सब हमें इसमें पढ़ना है। तो अब क्या हो गया, इकोनॉमी का लाइफलाइन क्या है? जैसे अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब तक आपको उसके इकोनॉमी, उसका ग्रोथ नहीं दिखेगा, जब तक वो
यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट ना हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। जितना चीप वे में और जितना इजी वे में आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, A to Z पाइपलाइन नेटवर्क जो आप देख रहे हैं, गंगा वाले पाइपलाइन निकाल रहे हैं गंगा के थ्रू, रिवराइन प्रोजेक्ट हो गया, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन हमें इम्प्रूव करना है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है, टूरिज़्म एज अ ट्रेड हो गया, ये सब आ जाएंगे आपको लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर आ गया आपका मैप वर्क। तो इस मैप वर्क में फिर हम क्या क्या देखेंगे? तो उसमें हम देखेंगे मेजर पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू, इसी के थ्रू तो ट्रेड होगा। तो मेजर पोर्ट्स में क्या क्या आएंगे? कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या क्या है? अमृतसर है, में है राजा शंसई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में, मिंगम माकन चेन्नई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, और राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट मैप वर्क है जिसे हमें मैप में डिनोट करते हैं। अब समझ में आया आपको कि जोग्राफिकल लोकेशन जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जोग्राफी सही नहीं रहा ना, तो आपका इकोनॉमी कभी सही हो ही नहीं सकता है। आप इतने रिमोट एरिया में जा रहे हो जहाँ रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज नहीं पहुँच सकता है, तो आपका इकोनॉमिकली ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे होगा? इस तरह से अगर हम देखें तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ओवरलिंक्ड है। अब आते हैं हम पॉलिटी। ठीक है, अब पॉलिटी और इकोनॉमी आपको कोई मैप वर्क नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज तो सब लोग जानते हुए एक ही नाम आता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब आपके दिमाग में आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से ही। लेकिन इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज। और दूसरी बात है, पॉलिटिकल पार्टी तो चाहिए, तो क्या हम 100, 200, 1000, 5000, 10,000 पॉलिटिकल पार्टीज रख लें, या 10, 20, कुछ लिमिट तो होगा ना। तो ये हमें पढ़ना होगा, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। फिर दूसरा हो गया, एक हो गया नेशनल लेवल पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल नेशनल नेशनल। और एक हो गया लोकल पार्टी, ठीक है, जो आपके स्टेट में ही सीमित रह जाता है। जैसे मुंबई में हो गया आपका, या फिर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर स्टेट में अपना रीजनल पार्टी होता है जिसको स्टेट पार्टीज भी बोलते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो चैलेंजेस हो गया। पार्टी के अंदर करप्शन है, बाहर करप्शन है, तो सब चैलेंजेस हो गया। उसके बाद हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब करप्शन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो रिफॉर्मेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। जब दर्द होगा तो दवा चाहिए होगा ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है भैया? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सिंपल तीन। तो इसमें हमें पढ़ना है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम। जो डेमोक्रेसी का आउटकम, उसे कैसे एक्सेस करेंगे, और डेमोक्रेसी यही पढ़ना है। उसके बाद अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब क्या? जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है जनता के द्वारा, होम पीपल रिकॉग्नाइज। उसके बाद हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग। फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी करेंगे। अगर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, तो पीपल का भला होना चाहिए ना, क्योंकि हर जगह पीपल 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 आ रहा है और यहाँ पीपल का ही भला नहीं हो रहा। इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा, पॉवर्टी बढ़ता जा रहा, तो इन सबको हमें रिड्यूस करना होगा ना। उसके बाद हमें पढ़ना है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस में, इथनिक सिटी के बेस में, थाउट्स के बेस में, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो सबको हम एक जगह एकोमोडेट करना पड़ेगा, एक सोशल हारमोनी बनानी पड़ेगी, तभी देश ओवरऑल डेवलप कर पाएगा। लड़ने झगड़ने या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी, भेदभाव करेंगे, तो कभी भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हो गया डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन।
अब हमारे पास डिग्निटी होना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया आप लोग को? ऐसा नहीं कि कोई दो झाप मारे चल। यू शुड हैव द पावर, पावर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फ्रीडम होना चाहिए आपको कि आप मन की बात कह सकें, बस पीएम ना कह सके, आप भी कह सके मन की बात। तो ये सब है, कब मिलेगा? जब डेमोक्रेसी अपने फुल फॉर्म में फंक्शन कर रही होगी। अगर डेमोक्रेसी थोड़ा भी लड़खड़ाई तो आपकी उतनी आज़ादी नहीं मिलने वाली है और आपकी आज़ादी गई। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं? एक आ रहा पहला मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट में क्या पढ़ना है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था हमारे, बहुत पहले पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब तुमको जो ज़रूरत है तुम लो, हमको जो ज़रूरत है हम लेंगे, तो हो गया बार्टर सिस्टम। फिर आया आपका कॉइन, आया पेपर, आया यूएस में तो आप देख रहे होंगे प्लास्टिक करेंसी भी चल रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पेटीएम कर दिया, फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, तो ये सब मॉडर्न फॉर्म हो गया ना। अब लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटीज़ जो बैंक प्रोवाइड करती है वेरियस फर्म्स को या इंडिविजुअल को लोन्स अलग अलग काम के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। फिर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स क्या क्या होते हैं उसमें। फिर फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हुआ कि गरीब आदमी है जिसके तक सरकार भी नहीं पहुंच रहा, तो वे आपस में ही ऑर्गेनाइज करके एक एनजीओ के थ्रू सपोर्ट मिलता है उन लोगों को, और वो आपस में ग्रोथ करते हैं, खुद का भी और पूरे समाज का भी भला करते हुए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है भाई? अब थोड़ा थोड़ा बात में हल्ला करते थे हम, डॉलर गिर गया, अब रुपया बढ़ गया, डॉलर गिर गया, रुपया बढ़ गया। तो क्यों डॉलर डॉलर करते हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन जो है क्रॉस वेरियस कंट्रीज अब लिंक्ड हो चुकी है पूरी तरह। अगर इंडिया में स्टील की डिमांड नहीं है तो चाइना को अपना प्रोडक्शन कम करना होगा। अगर सॉफ्ट स्किल की डिमांड बाहर नहीं है तो इंडिया में आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना शुरू करेंगे। उसी वही मैं बता रहा हूँ, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। फिर फॉरेन ट्रेड आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट आ गया। आप देखते ही हो चाइना, यूएस, जापान क्यों इतना टॉप पे? क्योंकि उनका फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है वो ऑथेंटिसिटी के साथ, तो इसलिए उनका फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। हो गया ग्लोबलाइजेशन खत्म। फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो क्यों हुआ भाई ग्लोबलाइजेशन? तो हम बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो एलपीजी रिफॉर्म हुए 1991 में, हुए ना। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब सब लोग मार्केट बन गया ग्लोबल में, यूएस, अमेरिका, इंडिया, जापान सब अपना अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो इस सब का मालिक कौन होगा? अब बचपन स्कूल में आएगा, प्रिंसिपल में नहीं है तो बचपन तो तोड़ फाड़ के तमाशा कर देगा ना। तो यह ला आया अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सब देखता है कि देखो तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम ज़्यादा हल्ला मत करो, तुम बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, जो मैं आपको बोल रहा था, जिसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी सेट हुआ और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी आते हैं। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर और अनफेयर मतलब क्या हुआ? बहुत लोग डुप्लीकेट आइटम बना के या फिर रेटिंग्स को मैनिपुलेट करके मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ा घटा देते हैं, जिसके चलते जो पुअर कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीका अफ्रीका ये सब compete नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इस तरह आपका कंप्लीट हो गया इकोनॉमी का भी सिलेबस। अब यहाँ आप देख सकते हैं समरी पूरा है आपका टर्म 2 का, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेशनलाइजेशन इन इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद पॉलिटी में पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर इकोनॉमी में पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको इकोनॉमी पढ़ना है। तो इस तरह आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि अब हमारा टर्म
टू का क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस को डिटेल से पढ़िए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे इसके लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आते हैं आपके एग्ज़ाम्स पे, कि आपके जो टर्म टू के एग्ज़ाम्स होंगे इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो टर्म टू जो है आपका, ठीक है, टर्म टू, तो टर्म टू हो गया, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, ये होगा। और इस पे क्यों आ रहा, क्योंकि अपने इंडिया में आ गया है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वायरस जो आ गया है उसके चलते आपका टर्म टू पे अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे टर्म टू में अगर ओमिक्रॉन बढ़ गया तो फिर हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, नहीं बढ़ा तो फिर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आपको इस तरह के अफवाह पे या इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पे, और आपको इस तरह तैयारी करनी है कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब भी आप कर सके, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तब भी कर सको। मतलब आपको जो स्टडी करने हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट दोनों से आपको उसको कंप्लीट करनी है। तो आज हमने देख लिया टर्म टू के सिलेबस। आगे जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे जो कि आपके टर्म टू के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। थैंक यू।